अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज का सेकंड ट्रायल लेक्चर है। आई एम वेरी प्लीज्ड एट योर वंडरफुल रिस्पांस एंड आई फील सो मच कंटेंट कि आपने इतना अच्छा फीडबैक दिया। तो मैं सिर्फ आज ये बताता चलूँ कि मैंने 5 ट्रायल लेक्चर्स रखे हैं और उसके बाद फिर हम तरतीबवार आपकी सजेशन के मुताबिक टॉपिक बाय टॉपिक जाएंगे। तो आज का जो लेक्चर है ये बायो का एक ट्रायल लेक्चर है, न्यूक्लिक एसिड्स। इसमें आप कंप्लीट कंसेप्ट पढ़ेंगे, डीएनए क्या है, और आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर होंगे। फ्रेडरिक मिक्सचर ने 1868 में, बाज़ बुक्स के मुताबिक 1869 और बाज़ बुक्स के मुताबिक 1870 में पस सेल के न्यूक्लियस से एक केमिकल आइसोलेट किया, इसे न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया। तो कुछ बुक्स में आप पढ़ेंगे कि वाइट ब्लड सेल से आइसोलेट किया था। आप कंसेप्चुअली रिलेट कर लें। पस किससे बनता है? व्हाट इज़ पस? पस असल में डेड WBCs होते हैं, डेड वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। तो एक ही बात हो गई। उन्होंने इसके न्यूक्लियस से एक केमिकल आइसोलेट किया और इस केमिकल को नाम दिया न्यूक्लिक एसिड का। इसे न्यूक्लिक एसिड क्यों कहा? इससे के लिए के न्यूक्लियस से आइसोलेट किया था और इसकी नेचर एसिडिक थी। न्यूक्लियस से आइसोलेट किया था, नेचर एसिडिक थी, तो इसे न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया। क्वेश्चन अराइजेस, क्या उस वक्त तक न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ था? जी हाँ, वो तो आपने पढ़ा होगा सेल के चैप्टर में कि 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था और ये बात 1860s के एंड की बात है। बाद में ये देखा गया कि न्यूक्लिक एसिड के 2 फॉर्म्स हैं। एक को हम कहते हैं DNA, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगले को कहते हैं RNA, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आज का टॉपिक है DNA। व्हाट इज़ DNA? इसमें डीऑक्सी क्या शो करता है, डीऑक्सी क्या शो करता है, राइबो क्या शो करता है, न्यूक्लिक एसिड क्या शो कर रहा है। DNA असल में एक ऐसा मॉलिक्यूल है कि जिसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं। सो DNA को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? आई होप कि ये वर्डिंग्स आपको बेहतर जूमिंग इफेक्ट के साथ दिखाई दे रही होंगी। अ मॉलिक्यूल that consists of 2 polynucleotide chains, 2 polynucleotide chains। अब पूरा हमने कंसेप्ट पढ़ना है कि व्हाट इज़ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। हमने इसे कंस्ट्रक्ट करना है। आप इस डायग्राम पे फोकस करें। इस डायग्राम में अगर मैं कहूँ कि एक यूनिट न्यूक्लियोटाइड है, इट इज़ न्यूक्लियोटाइड, तो ये पूरा चेन होगा, इसे हम कहेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये बन जाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कितने चेन्स हो गए? 2 चेन्स। अगर ये 2 चेन्स आपस में कनेक्टेड हो तो ये बन जाएगा अ डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल, जिसे DNA कहते हैं। मगर बात आपको यहाँ पर क्लियर नहीं होगी जब तक आप न्यूक्लियोटाइड कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, फिर पूरा चेन कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, फिर अगला चेन कंस्ट्रक्ट करके इन दोनों को लिंक नहीं करेंगे। तो यही मैं करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं एक न्यूक्लियोटाइड कंस्ट्रक्ट करूँगा, फिर एक चेन, अगला चेन, फिर इनको लिंक करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज़ न्यूक्लियोटाइड। हमने सबसे पहले इस यूनिट को स्टडी करना है। एक न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट राइबोज शुगर। राइबोज एक ऐसा शुगर है कि जिसमें 5 कार्बन्स हैं, 5 कार्बन्स। तो ये होगा कार्बन नंबर 1। कार्बन्स आपने देखने हैं, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन 5 लाइज आउटसाइड द रिंग।
हर कार्बन के ऊपर OH लगा है। लेट्स सी हाउ। कार्बन 1 पे OH, कार्बन 2 OH, कार्बन 3 का OH, कार्बन 4 का H, ये है O कहाँ पर है, ये है O, कार्बन 5 पे OH, तो इट इज़ अ पॉलीहाइड्रोक्सी मॉलिक्यूल। इसे कहते हैं राइबोज, इसे कहते हैं राइबोज, अ 5 कार्बन शुगर। अगर ऐसा हो कि इसके कार्बन नंबर 2 पर O यहाँ से रिलीज़ किया जाए, इसे कार्बन 2 का O रिमूव किया जाए, फिर देखते हैं इस मॉलिक्यूल की शेप, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए कार्बन नंबर 1 पर OH, कार्बन 2 पर सिर्फ H, इसका O रिमूव किया, कार्बन 3 पर OH, कार्बन 4 का O ये है, H ये, एंड कार्बन नंबर 5 का CH2 ये OH। हमने सिर्फ क्या किया, इसके कार्बन 2 का O रिमूव किया, इसे अब कहेंगे डीऑक्सी राइबोज। इट बिकम्स डीऑक्सी राइबोज। तो राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में बस एक ही फ़र्क है, अ डीऑक्सी राइबोज हैज़ 1 ऑक्सीजन लेस ऑन कार्बन 2। ये MCQ पॉइंट है। RNA में राइबोज शुगर होता है, दिस राइबोज इज प्रेजेंट इन RNA। DNA में डीऑक्सी राइबोज होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर कंसेप्ट का एक पॉइंट है, एक MCQ पॉइंट, कि DNA में एक ऑक्सीजन कम क्यों है, यह आपने समझना है। जितना ऑक्सीजन कंटेंट कम होगा, वाटर में सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो नेचर ने DNA में एक ऑक्सीजन हर मॉलिक्यूल में कम रखा है ताकि पानी में कम सॉल्युबल हो, so that it can become resistant to the dissolving and hydrolytic effect of water, ताकि ये ज़्यादा स्टेबल रहें। तो इसे ज़्यादा स्टेबलाइज करने के लिए नेचर ने इसके हर मॉलिक्यूल में, हर शुगर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कंटेंट कम रखा है। नंबर 2, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से रखा है, एक स्पायरल डबल हेलिकल स्ट्रक्चर रखा है ताकि ये स्टेबलाइज रहें। तो ये है डीऑक्सीराइबोज शुगर का कंसेप्ट। अब इसका सेकेंड कंपोनेंट देखते हैं, न्यूक्लियोटाइड का। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। न्यूक्लियोटाइड में सेकेंड पार्ट है नाइट्रोजिनस बेस। हमने अगेन देखना है कि नाइट्रोजिनस क्यों कहते हैं, बेस क्यों कहते हैं। नाइट्रोजिनस बेस के 2 टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं प्यूरिन्स, अगले को हम कहते हैं पैरामिडिन्स। आई होप दिस हैंड राइटिंग इज लिजिबल। एक ऐसा नाइट्रोजिनस बेस कि जिसमें 2 रिंग्स हों और हर रिंग में एक नाइट्रोजन मौजूद हो। नाइट्रोजन के ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। नाइट्रोजन के ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है, इसे कहते हैं लोन पेयर। दिस एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन, इट एक्सेप्ट्स प्रोटॉन, इट एक्सेप्ट्स प्रोटॉन। जो सब्सटेंस प्रोटॉन एक्सेप्ट करे उसे बेस कहते हैं। क्योंकि ये कंपाउंड प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसे बेस कहते हैं। अ सब्सटेंस दैट डोनेट्स प्रोटॉन इज एसिड, द वन दैट एक्सेप्ट्स प्रोटॉन इज बेस, तो ये बन जाएगा बेस। इसमें नाइट्रोजन मौजूद है, सो इट इज़ नाइट्रोजिनस। प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो नाइट्रोजिनस बेस। अगर 2 रिंग्स हो तो हम इसे प्यूरिन कहते हैं, जिसकी 2 एग्जांपल्स हैं। एक को हम कहते हैं एडेनिन, अगले को कहते हैं गवानीन। तो एडेनिन और गवानीन ये प्यूरिन्स हैं। अगर एक ऐसा नाइट्रोजिनस बेस हो कि जिसमें एक रिंग हो, इस रिंग में नाइट्रोजन मौजूद हो विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करे, तो हम इसे पैरामिडिन कहते हैं। सिंगल रिंग्ड नाइट्रोजिनस बेस इज कॉल्ड पैरामिडिन। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? इसकी एग्जांपल्स हैं, 3 एग्जांपल्स हैं। एक है साइटोसिन, थायमीन एंड थर्ड इज यूरेसिल। डीएनए में साइटोसिन और थायमीन मौजूद होते हैं, आरएनए में यूरेसिल होता है। तो डीएनए और आरएनए में एक फ़र्क राइबोज डीऑक्सीराइबोज का था। अगला फ़र्क ये है कि डीएनए में थायमीन है, आरएनए में यूरेसिल है। न्यूक्लियोटाइड का तीसरा कंपोनेंट है फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4।
अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड बनेगा कैसे। सी दिस शुगर, इट इज़ राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज, आप बता दीजिएगा। इट इज़ राइबोज शुगर। एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन हटा दें, ये बन जाएगा डीऑक्सी राइबोज। इसके अगर कार्बन नंबर 1 के साथ, कार्बन 1 ये है, कार्बन 1 के साथ अगर कोई नाइट्रोजनस बेस आकर बॉन्ड बनाए, सपोज एडेनिन आकर एक बॉन्ड बना ले, तो हम इसे कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। इसे कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा, इसी स्ट्रक्चर को दोबारा लिखता हूँ। देखिए HO, इट इज़ OH, कार्बन नंबर 4, फर्स्ट कार्बन पर मैंने एडेनिन शो किया है। कार्बन नंबर 5 जो कि रिंग से बाहर है, अगर इस कार्बन पर हम एक फॉस्फोरिक एसिड अटैच कर लें, इसे P से शो कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट्स आपको इस स्ट्रक्चर के अंदर दिखाई दे रहे हैं। एक डीऑक्सी राइबोज शुगर है, कार्बन नंबर 1 पर न्यूक्लियो नाइट्रोजिनस बेस लगा है, कार्बन 5 पर फॉस्फोरिक एसिड। अगर फॉस्फोरिक एसिड हटा दें, क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। फॉस्फोरिक एसिड ऐड कर दें, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। अब हमने एक, यहाँ पर देखिए, एक न्यूक्लियोटाइड कंस्ट्रक्ट किया। अब हमने पूरा चेन कंस्ट्रक्ट करना है, फिर अगला चेन कंस्ट्रक्ट करके इनको आपस में लिंक करना है। लेट्स कंस्ट्रक्ट अ चेन। बस दो और स्टेप्स हैं। देखते इस शुगर को, इसके कार्बन नंबर 1 के साथ सपोज एडेनिन लगा है। एक और शुगर, जैसे कार्बन 1 के साथ ग्वानिन लगा है, कार्बन 1 के साथ साइटोसिन लगा है, कार्बन 1 के साथ सपोज थाइमीन लगा है। अगर आप कार्बन 5 के साथ फॉस्फोरिक एसिड लगा दें, ये न्यूक्लियोटाइड्स बन जाएंगे। आपके सामने 4 न्यूक्लियोटाइड्स बन रहे हैं। मैं इनके नाम बाद में बता दूंगा। अब इनको आपस में हम लिंक कैसे कर सकते हैं। आप फर्स्ट 2 शुगर्स पर फोकस करें। ये कार्बन नंबर 5 है, ये कार्बन नंबर 3। एक फॉस्फोरिक एसिड आकर, फॉस्फोरिक एसिड है और यह OH एल्कोहल है। एक फॉस्फोरिक एसिड आकर इस एल्कोहल के साथ बॉन्ड बना लेगा। फॉस्फोरिक एसिड P इस एल्कोहल के साथ बॉन्ड बना लेगा। अगर एसिड और एल्कोहल रिएक्ट करें, उस रिएक्शन को एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। यहाँ पर फोकस करते हैं, एसिड प्लस एल्कोहल अगर रिएक्ट करें, इस रिएक्शन को एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। एस्टेरिफिकेशन, जो कंपाउंड बनेगा उसे एस्टर कहेंगे और जो बॉन्ड बनेगा उसे एस्टर लिंकेज कहते हैं। तो लिहाजा ये फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पर एक एस्टर लिंकेज बना रहा है कार्बन 5 के साथ। जो इसके इनफ्रंट न्यूक्लियोटाइड हैं, इसके कार्बन नंबर 3 के साथ भी ये अगेन एक लिंक करेगा, एक बॉन्ड बनाएगा, फॉस्फोरिक एक एस्टर लिंकेज बना देगा। तो कितने एस्टर लिंकेजेस बने? 2 एस्टर लिंकेजेस। इन 2 एस्टर लिंकेजेस को हम एक साथ कहते हैं फॉस्फोडाई एस्टर लिंकेज। इसे आप कहेंगे फॉस्फोडाई एस्टर लिंकेज। सो लेट मी राइट इट हियर, फॉस्फोडाई एस्टर लिंकेज। ये बात अगर क्लियर नहीं हुई, ये बार बार अब रिपीट होगी। लेट्स रिपीट इट इन द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड। इसका ये कार्बन नंबर 5 है, फॉस्फोरिक एसिड इस कार्बन 5 के साथ एक एस्टर लिंकेज बना देगा। फॉस्फोरिक एसिड सामने वाले कार्बन 3 के साथ एक एस्टर लिंकेज बना देगा। ये क्या बन जाएगा? फॉस्फोडाई एस्टर लिंकेज। नेक्स्ट में अगेन फॉस्फोरिक एसिड आकर इन फ्रंट कार्बन 3 और बिहाइंड कार्बन 5 के साथ एक एस्टर लिंकेज बनाएगा, तो ये होगा
डाई एस्टर लिंकेज। इस तरह आपने क्या किया, एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन कंस्ट्रक्ट किया जिसे लिंक किसने किया है, फॉस्फो डाई एस्टर लिंकेज ने लिंक किया है। ये एंड कार्बन नंबर 5 का है, ये एंड कार्बन नंबर 3 पे आ रहा है। तो जब भी एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बनता है उसका एक 5 एंड होगा, एक 3 एंड, इसे हम कहते हैं 3 प्राइम एंड, 3 प्राइम एंड। अगले को आप कहेंगे 5 प्राइम एंड, ये बन जाएगा 5 प्राइम एंड। अब इसके साथ एक और चेन, अगर आपको लग रहा है कि मैंने स्ट्रक्चर उल्टा ड्रॉ किया तो आपको सही लग रहा है, इसलिए कि दो चेन्स बिल्कुल ऑपोजिट मूव करते हैं। इसका ये कार्बन नंबर 1 2 3 4, कार्बन 5 इज़ आउटसाइड द रिंग। हमेशा कार्बन नंबर 1 पर एक नाइट्रोजनस बेस लगेगा। एडेनिन के सामने क्या होगा, थाइमीन। ग्वानिन के सामने होगा साइटोसिन, साइटोसिन के सामने होगा ग्वानिन, थाइमीन के सामने हमेशा एडेनिन। इस तरह से इनकी पेयरिंग होती है। अब ये चेन्स आपस में लिंक कैसे होंगे, पहले इनको हम लिंक करते हैं। देखिए फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड बिहाइंड कार्बन नंबर 5 के साथ और इन फ्रंट कार्बन नंबर 3 के साथ ये एस्टर लिंकेजेस बना रहा है, तो फॉस्फो डाई एस्टर लिंकेज बनेगा। अगेन यहाँ पर एक फॉस्फोरिक एसिड आकर इन फ्रंट कार्बन 3 बिहाइंड कार्बन 5 के साथ लिंकेज बनाएगा। यहाँ पर एक फॉस्फोरिक एसिड अगेन लिंकेजेस बना रहा है, कार्बन 3 इन फ्रंट कार्बन 5 बिहाइंड के साथ। अभी एक और पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बना, इसका ये एंड होगा, ये देखिए 3 एंड है, 3 प्राइम एंड, ये होगा 5 प्राइम एंड। अब आप दोनों चेन्स को कंपेयर कर लें, 3 एंड 5 एंड, 5 एंड 3 एंड। अब आपने दो चेन्स कंस्ट्रक्ट किए, इनको आपस में लिंक करना है। कैसे लिंक होंगे, लेट्स सी। एडेनिन और थाइमीन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। साइटोसिन और ग्वानिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। साइटोसिन और ग्वानिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, थाइमीन और एडेनिन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये दरमियान में बॉन्ड्स कौन से बन रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए कंडीशन ये है कि एक तरफ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, लाइक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन, और अगली तरफ हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्डेड हो, तब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। साइटोसिन और ग्वानिन के दरमियान 3 है, एडेनिन और ग्वानिन के दरमियान, एडेनिन और थाइमीन के दरमियान 2। तो एक MCQ एक बार एक तरह से आया है कि अगर किसी DNA में Cg कंटेंट ज़्यादा हो, Cg कंटेंट ज़्यादा हो एक DNA में, और एक और DNA है इसमें Cg कंटेंट कम है, किसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। तो जिस भी DNA में Cg कंटेंट ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा। मगर ये पॉइंट कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड क्यों बन रहा है, वह 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्यों बन रहा है। लेट्स फोकस एट द लास्ट डायग्राम। पहले सी दिस लास्ट डायग्राम एट द एंड, फिर हम दोबारा इसकी तरफ आते हैं। ये साइटोसिन है, इसके सामने ग्वानिन। अब साइटोसिन और ग्वानिन के ऊपर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने के लिए साइट्स मौजूद हैं। अब देख ले, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान ये एक बॉन्ड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान ये दूसरा बॉन्ड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान ये तीसरा बॉन्ड। तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने के लिए साइट्स मौजूद हैं। ये थाइमीन है, इसके सामने होगा एडेनिन, इनके दरमियान 2 बॉन्ड्स बनते हैं, 2 के लिए साइट्स मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख ले, एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये होगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये होगा। इस ऑक्सीजन के सामने यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए कंडीशंस अवेलेबल नहीं है। एक ऐसा हाइड्रोजन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्डेड हो वो अवेलेबल नहीं है। इसीलिए एडेनिन और थाइमीन के दरमियान 2 बॉन्ड्स बनेंगे, साइटोसिन और ग्वानिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे। अब वापस उसी स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। लास्ट पॉइंट होगा
वॉटसन एंड क्रिक्स डबल हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल या डबल हेलिकल मॉडल। वॉटसन और क्रिक ने यह कहा कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है इट इज़ लाइक अ लेडर, ये सीढ़ी की तरह है। जिस तरह आप देखते हैं कि सीढ़ी में एक अपराइट पार्ट होता है, अपराइट पार्ट, और एक हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है, उसे कहते हैं रंग। हॉरिजॉन्टल पार्ट को रंग कहते हैं, वर्टिकल पार्ट को हम कहते हैं अपराइट पार्ट, अपराइट पार्ट। वॉटसन और क्रिक मॉडल में उन्होंने ये बताया कि अपराइट पार्ट शुगर फॉस्फेट से बना है, जबकि जो रंग पार्ट है ये नाइट्रोजिनस बेसिस बना रहा है, जिनको लिंक किया है हाइड्रोजन बॉन्ड्स ने। मगर स्ट्रक्चर इस तरह से स्ट्रेट नहीं होगा, बल्कि एक स्पायरल के फॉर्म में होगा। एक स्पायरल को हेलिक्स कहते हैं, स्पायरल को हेलिक्स कहते हैं। अगर दो हेलिक्सेस हो तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा। एक हेलिक्स ये है, एक हेलिक्स ये होगा। इसका अगर ये 5 एंड है, ये 3 एंड, अगले का अगर ये 3 एंड तो ये 5 एंड। तो डीएनए के 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स इस तरह से स्पायरल फॉर्म में है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 टर्न है, इट इज़ 1 टर्न। इस 1 टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। अ सिंगल टर्न इज गॉट 10 न्यूक्लियोटाइड्स। इस 1 टर्न की लेंथ 3.4 नैनोमीटर है। अगर पूरे टर्न की लेंथ 3.4 नैनोमीटर है तो हर 2 न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा? इन 2 न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान डिस्टेंस, आप इसी डिस्टेंस को 10 से डिवाइड कर लें, ये बन जाएगा 0.34 नैनोमीटर। जबकि डायमीटर डीएनए का डायमीटर आप ये लेते हैं, इट इज़ 2 नैनोमीटर। अगर मैं यहाँ पर मेंशन कर लूँ, इट इज़ 2 नैनोमीटर डायमीटर ऑफ डीएनए। ये डीएनए का स्ट्रक्चर कहाँ पर मौजूद है? उसी इनिशियल सेल को देखते हैं, सेल को फोकस करते हैं। डीएनए कहाँ पर मौजूद है? सपोज एक नॉर्मल सेल है, इस सेल के न्यूक्लियस में डीएनए मौजूद है क्रोमोसोम के फॉर्म में। अगर डीएनए के ऊपर प्रोटीन्स लगाए जाए, हिस्टोन प्रोटीन्स, ये क्रोमोसोम बन जाएगा। 1 chromosome is 1 DNA molecule. So a DNA molecule with attached proteins becomes chromosome. न्यूक्लियस में डीएनए मौजूद है। सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए मौजूद है। सेल के क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में होता है, आपने पढ़ा है, क्लोरोप्लास्ट में डीएनए मौजूद है। सो डीएनए occurs in nucleus, it occurs in chloroplast, it occurs in mitochondria. होपफुली ये आपको स्ट्रक्चर डीएनए का क्लियर हुआ होगा। इसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे कि डीएनए रेप्लिकेट कैसे होता है, ये कब होता है, इसका क्या मैकेनिज्म है। I'll be waiting for your feedback and reviews. See you in the next lecture, inshallah. Allah Hafiz.